हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शंस से जस्ट पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसका नेम है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? यस, इधर चेक करो, हेडिंग मैंने नोट की ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं टू सेट्स का। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट सेट है ए in which 3 elements are 1, 2 and 3 and B is the second set, elements are 4 and 5। ये ऐसे एग्जांपल ले लिया एक बार। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट सेट में से लूँ, ध्यान से समझना इस बात को, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने फर्स्ट 1 लिया फर्स्ट सेट में से एलिमेंट, सेकंड सेट में से मैंने 4 लिया, तो इनका जो पेयर है, पेयर का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वो सारे होंगे जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से होगा। अब यहां पर चेक करो, अगर मैंने लिखा 2,4 तो भी सही है, 3,4 नेक्स्ट, यस। अब मैंने 1,5 लिखा, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह 2, 5, 3, 5। उल्टा भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा कौन सा सेट फर्स्ट है, वो भी थोड़ी देर में बता देता हूं आपको। इससे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। यस, ऑर्डर्ड पेयर के लिए शॉर्ट में ओपी लिख दिया, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये लिख देता हूं स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू, यस, फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू, B स्मॉल आएगा, B बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। डेफिनेशन क्लियर हो गई। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेट में से फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड सेट में से सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट का मतलब क्या है, ये नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट यही है, यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो फर्स्ट सेट का होगा और यहां पर जो सेकेंड एलिमेंट लेना है वो सेकेंड सेट का होगा, ये मतलब है। तो अगर हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको हमेशा हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख दिए, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और भी बन सकते थे 2, 5 और 3, 5, वो तो हमने एक बार एग्जांपल लिख लिया। अब जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएं, वैसे आपके सिलेबस में ना 2 एलिमेंट्स ही चलेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल सुन लो। अगर ऐसा हो कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स, मान लो मैंने ए सेट लिया 1, 2, 3, बी सेट लिया 4, 5 और सी सेट लिया, जैसे रिपीट भी हो सकते हैं एलिमेंट, जैसे 4 and 6। ठीक है, एलिमेंट जो मर्जी आ सकते हैं। अगर मैं इनसे 3 एलिमेंट्स के लिए, उसको पेयर नहीं बोलेंगे, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाता हूँ इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे 1 लिया यहाँ से 4 लिया, यहाँ से भी 4 ले लिया, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्योंकि इस बार 3 एलिमेंट्स है ना, तो ट्रिपलेट बोलेंगे। पेयर में 2 होंगे, ट्रिपलेट में 3 होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है यही लेने हैं, और भी कोई ले सकते थे। जैसे मैंने यहाँ से मान लो 3 ले लिया और यहाँ से मान लो मैंने 4 ले लिया, यहाँ से मैंने जैसे मान लो 6 ले लिया, ऐसा कुछ भी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड सेकंड सेट का और थर्ड सेट का। वैसे तो क्वेश्चन में आपको पता कैसे लगेगा फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, वो मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन अगर गिवन ना हो तो हम रिस्पेक्टिवली चलते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे उसे फर्स्ट ही मानेंगे, जो सेकंड पे उसे सेकंड और जो थर्ड पे उसे थर्ड ही लेके चलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट समझ आ गया आपको। अब स्टार्ट होती है मेन डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज़ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां देखना सभी। यस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, थोड़ी राइटिंग गंदी है, समझ आ रहा है क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
समझ आ गया इतना? अभी नहीं समझ आया होगा, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, मान लो मैं एक बार यही वाला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ए में 1 2 3 और बी में 4 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल अभी तक मैंने नहीं बताया है यहाँ, वो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, देखो ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सेट्स के बीच में जब ये सिंबल आए, वैसे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना, लेकिन अगर ये सेट है तो उनके बीच में जब ये सिंबल आता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गिवन सेट से जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे बना दो। मतलब जैसे फर्स्ट पेयर बनेगा 1 का 4 से, ठीक है, फिर सेकंड क्या बनेगा 1 का 5 से, जो मर्जी पहले लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से। दिख रहा है आपको यहाँ तक? यस, ये हमने सेट क्लोज कर दिया और यहाँ से सेट हमने स्टार्ट करना था। ये जो पूरा सेट लिखा है ना हमने, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब अगर यहाँ पर ए फर्स्ट नंबर पे है तो ए के एलिमेंट्स भी फर्स्ट नंबर पे आएंगे, बी अगर सेकंड नंबर पे है तो बी के एलिमेंट्स भी सेकंड नंबर पे आएंगे, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा लिखता हूँ, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए लिखने का मतलब क्या हुआ? पहले इसका नेम बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे? यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। अब जो बी है वो फर्स्ट नंबर पे है, इसका मतलब यहां पर जो बी है उसके एलिमेंट पहले आएंगे। बनाने तो पेयर ही हैं, पहले सेट का। अच्छा, ये सेट का सिंबल क्यों लगा रहा हूं? यहां पर पढ़ो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे लेकर उनका सेट लिखना है, उसका नेम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब बताओ, फर्स्ट यहां से देखो बी वाला फर्स्ट है, तो 4 का 1 के साथ पेयर, फिर 4 का 2 के साथ पेयर, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ। समझ आ गया इतना? बेटा इतना आने के बाद एक बात चेक करो, देखो अगर आपसे पूछें क्या ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी क्रॉस ए के? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप चेक कर लो, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ये हैं और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स ये हैं, क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 1,4 है, यहाँ 4,1, ये कोई सेम नहीं होते। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। यानी आपको याद है इस रूल को क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा करने को? यस, पहले बताया हुआ है एक बार आपको। इसका नेम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछ लें इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, तो आप क्या आंसर लिख के आओगे? नो, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि इनके आंसर सेम नहीं होते। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ए कॉमा बी जो पेयर है और जो बी कॉमा ए पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, ये वैसे हमने बता ही दिया ये इक्वल नहीं होते। ये तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम हो, सेकंड सेकंड के सेम हो। तो कभी इनके बीच में इक्वल आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट के सेम होगा, सेकंड वाला सेकंड के सेम होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तब इक्वल आता है बीच में। याद रहेगी इतनी बात? हाँ बेटा, इतना लिखने के बाद अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स और इनकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। मैं वहाँ इरेज करने वाला हूँ, पहले आप उसको नोट कर लो अच्छे से। यस, इधर देखो, अब मैंने उधर सारा इरेज कर दिया है। अब इधर एक बात सुन लो अच्छे से। देखो आप ये चेक करो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करो। यस, ये 2 एलिमेंट्स काउंट मत कर लेना। पेयर का मतलब ये पूरा सिंगल एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी चेक कर लो 6 है। मतलब यहाँ पर अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इनका जो प्रोडक्ट है 3 × 2 यानी 6, वो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ आ गई?
अच्छा एक चीज और, जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होंगे, लेकिन वो होंगे उल्टे पुल्टे एक दूसरे के। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं, इधर देखो, यस, नंबर एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने सेट्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। अब नॉट इक्वल्स टू मत लगा देना। अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों सेट सेम है। दोनों सेट तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब पेपर में कई बार 1 नंबर में या ट्रू फॉल्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, और ये लिखा हुआ है तो वो इक्वल्स टू होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड 2-3 बातें मैं यहाँ प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लिख देता हूँ। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीपी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने वहाँ लिख दी है, वापस लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मतलब कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी भी बीच में लिख रहा हूँ, ए कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। थर्ड नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। फोर्थ नंबर, अब ध्यान से समझना, इफ एन ए इक्वल्स टू, जैसे मान लो पी लिख दिया, इसका मतलब बताओ। वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू पी, मतलब ए में पी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और एंड लिख देते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इसमें देख लो, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, तो ए क्रॉस बी में 6 आ गए थे, मतलब उनका प्रोडक्ट हो गया था, तो यहाँ पी और क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, इसका उल्टा ले, अगर एन बी क्रॉस ए, तो भी उसमें पी क्यू यानी 6 एलिमेंट बन रहे हैं, जैसे इनका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये फॉर्मूला और ध्यान रखना कि अगर इनके आपको नंबर्स पता है कितने एलिमेंट्स में इसमें, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो वो क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब 5 नंबर, ये आपने बताना है बेटा, इफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूं, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट नहीं, हम लिखते हैं 1 सेट, एट लीस्ट 1 सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस। अब बताओ, एम्प्टी सेट पता है आप लोगों को, जिसमें कुछ भी नहीं होता, खाली पड़ा है। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है, वेरी गुड, 5 उसका सिंबल होता है। तो अब आप सोचो, अगर हम यहाँ बात करते हैं, चलो मैं यहाँ एग्जांपल लेके बताता हूँ। ए मान लो 1 2 है, सिर्फ इतना ही लिया एक बार, और बी मान लो 5 है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, इसको हम यूं भी लिखते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है दोनों। अब आपको कहीं पेयर बनाए तो पेयर बनेंगे ही नहीं, क्यों, इधर से तो एलिमेंट ले लोगे, इधर से क्या करोगे, इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इसमें पेयर नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पेयर नहीं बनेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी खाली पड़ा रहेगा, पेयर ही नहीं बन रहे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो एम्प्टी सेट। समझ आ गया अच्छे से। अब एटलीस्ट क्यों लिखा था, अब मान लो उल्टा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ए कहा 5 है और बी मैंने कह दिया जैसे मान लो 4 है, कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब इसका पेयर बनाने बैठोगे फिर भी नहीं बनेगा। अब मैंने कहा ए है 5 और बी है 5, तो दोनों ही 5 होंगे तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 ही आएगा, क्योंकि पेयर तो बनेंगे ही नहीं। इसका मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सेट, कम से कम एक सेट अगर एम्प्टी है तो ऐसी कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। सही है, इसको हम मैथमेटिकली यूं लिख देते हैं, देखो, इफ ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 5,
भाई हमने और लिख दिया, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक हो तो, दोनों होंगे तो भी चल जाएगा। देन ए क्रॉस बी आल्सो इक्वल्स टू 5, और इसका उल्टा भी सही है, बी क्रॉस ए आल्सो इक्वल्स टू 5। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये हो गए ना इक्वल। बेटा ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में इक्वल होते हैं, जो कभी कभी इक्वल हों उन्हें हम जनरल वे में इक्वल नहीं मानते। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलत लिखा है। बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, लेकिन आपको चेक करवा रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर ये दोनों इक्वल आ गए और वहाँ आप कह रहे थे इक्वल नहीं है, तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, ध्यान से समझना अब इस बात को, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ ये इक्वल हो सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने ए की जगह 0 ले लिया, बी की जगह कुछ भी जैसे 4 ले लिया, ए की जगह पे 0 लिया और बी की जगह पे 4। अब आप चेक करो, ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा और इधर भी 16 आएगा, मतलब ये इक्वल हो गए। फिर तो ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। आप इसकी जगह पे 3 लेके देख लो, आपको पता लग जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप चेक करो, दोनों इक्वल नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला कभी कभी सही हो सकता है, जो कभी कभी सही होता है वो जनरल वे में इक्वल नहीं मानते। तो अगर पेपर में कभी आ जाए ना दीज आर इक्वल और नॉट, तो आप इसको गलत लिखोगे, ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, जो कभी कभी सेम हो, कभी कभी इक्वल आ रहा हो, वो स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब ये रिजल्ट सही है, ये रिजल्ट सिर्फ उसी कंडीशन में सही है जब दोनों 5 हैं। इतना समझ आ गया? अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, जो ये रफ वर्क था। अब देखो, अब हम यहाँ पर इस बात को लिख रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखी है, मतलब 6 नंबर पॉइंट यहाँ आ रहा है। इफ ए नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ए 5 नहीं है, एम्प्टी नहीं है, एंड बी आल्सो नॉट इक्वल्स टू 5, जब दोनों ही एम्प्टी नहीं है, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू 5। ये वैसे ही नहीं हो सकता, आपके सामने एग्जांपल है। ए भी खाली नहीं है, बी भी नहीं है, तो ए क्रॉस भी खाली थोड़ा ना होगा, फिर कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसमें। इतना आने के बाद 7 नंबर, इफ एट लीस्ट वन सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट, देन। अब आंसर लिखने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, अभी यहाँ जगह छोड़ दी मैंने। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सोच के देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। मान लो मैंने एक लिया नेचुरल नंबर का सेट। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? वेरी गुड, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये चलते ही जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मान लो एक मैंने कोई सेट ले लिया, जैसे कुछ भी, जैसे बी ले लिया 4,5। अब आपको कहा n क्रॉस बी निकालो। ये क्या चीज़ है n क्रॉस बी? अच्छा, एक तो रट्टा मत लगा लेना, कई बच्चे सोचते हैं सर a क्रॉस बी और b क्रॉस ही होता है क्या? तो जो भी सेट का नेम होगा वो आ जाएगा ना, तो इसमें n और b है, तो n क्रॉस b का मतलब है n हमारा फर्स्ट नंबर पे है। अब मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, 1 से 4 का पेयर बन गया, 1 का 5 से बन गया, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से। ऐसे कब तक बनेंगे? चलते ही जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हुआ। इसका मतलब अगर एटलीस्ट वन सेट क्या होगा? इनफाइनाइट, तो ऐसी कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट। एक्चुअल में यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो रहा है, हमें ये लिखना चाहिए एटलीस्ट वन सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट। का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट, और यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट। वो आप करेक्शन कर लेना, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती से ये समझ जाते हैं कि n के अंदर इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। इनफाइनाइट इज ओनली अ सिंबल, दिस इज नॉट अ नंबर। तो ये कभी किसी सेट के अंदर आएगा भी नहीं। ठीक है, दोबारा सुन लो।
अगर कभी भी किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। समझ गए अच्छे से? इसको आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, इरेज करने से पहले एक बात और सुन लो, 8 नंबर पॉइंट। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर अगर एक सेट एम्प्टी हो गया और एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पर चेक करो, a इक्वल्स टू 5, मतलब वन सेट हमने 5 ले लिया। अब b इक्वल्स टू इनफाइनाइट अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। क्यों? b थोड़ा इनफाइनाइट है। अगर यूँ लिख दिया तो भी गलत है। क्या मतलब होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इनफाइनाइट। अब सही है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लगे सर आप कहते हो ना इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, हाँ तो मैं अभी भी नहीं कह रहा। इस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने सारे हैं कि वो काउंटलेस हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा, बहुत सारे होंगे, चलते ही जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और इसमें एक भी नहीं है, तो मैं एक बार यही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कह दिया n में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और b सेट बिल्कुल एम्प्टी है, इसका मतलब होता है 5 बिल्कुल खाली पड़ा है। अब अगर आप पेयर बनाने बैठोगे, यस बनाओ फर्स्ट पेयर, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा पेयर बनेगा ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर एम्प्टी रहेगा। तो इस कंडीशन में a क्रॉस b का आंसर 5 होगा। ठीक है, अगर एक भी सेट एम्प्टी हो गया तो आंसर एम्प्टी ही आएगा, चाहे दूसरे वाला सेट जो मर्जी हो। ठीक है, नोट कर लो अब इसको आप लोग। ओके, अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद वहाँ जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी सीखा था उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखो आपने वहाँ पर अभी चेक किया, जैसे a फर्स्ट सेट और b सेकंड सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b निकाल लिया हमने, और उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, b फर्स्ट भी हो सकता है और a सेकंड भी हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसके एलिमेंट फर्स्ट पे आएंगे, जो सेकंड नंबर पे होगा उसके एलिमेंट सेकंड नंबर पे आएंगे। अब इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। देखो इधर एग्जांपल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लो ए सेट दे दिया, जैसे 1,2। ठीक है, अब आपको ये कहा फाइंड, चलो एक बार पहले बी भी ले लेते हैं। बी सेट है 3,4। अब आपको ये कहा फाइंड ए क्रॉस बी, तो आप निकाल सकते हो। यस, कैसे बताओगे? अच्छा, आपको ये पता है ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पहले ही बता सकते हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 × 2 4 आ जाएगा, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1,3, वही बात होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। लेकिन पेयर सारे बनाने हैं, एक भी पेयर छोड़ दिया या रिपीट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, ना रिपीट हुआ ना हमने कोई मिस किया, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपने, सेकंड पार्ट होता फाइंड ए क्रॉस ए। अब क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना है तो इस बार दिख रहा है फर्स्ट जो सेट है वो भी ए है, जो सेकंड सेट है वो भी ए है, मतलब पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी ए में से लेना है, सेकंड एलिमेंट भी ए में से लेना है। तो कुछ नहीं होता, जैसा पहले कर रहे थे वैसा कर देंगे। 1, 2 है ए में, इस ए में भी 1, 2 है, इसका मतलब क्या होगा, पहला जो पेयर बनेगा वो 1 का 1 के साथ। अब इसको भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, फिर इसी में इसी के साथ बनाना है, 1 का 2 के साथ। अगली बार हमने 2 का 1 से और 2 का 2 से, और इसके ऊपर सेट का सिंबल जरूर लगाना, तब जाके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ आ गया मैंने क्या किया है, मतलब मैंने ए के एलिमेंट्स 1, 2 ये थे सेट में, और क्रॉस में इस ए के एलिमेंट भी 1, 2, तो इसमें फर्स्ट का 1 से ले लिया, 2 का 1 से, और फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 2 से। ये चेक कर लो, ये रे। इतना आने के बाद हो सकता है आपसे ऐसा पूछ लें, थर्ड नंबर ए क्रॉस ए, ऐसा भी करते हैं। तो इस कंडीशन में
पहले हम डबल निकालेंगे, मतलब ए क्रॉस ए क्रॉस ए नहीं, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे और बाई चांस वो हमने पहले से निकाल रखा है। फिर हम क्या करने वाले हैं, देखो इधर थर्ड पार्ट, ए क्रॉस ए। इसमें हमें एक फायदा है, क्या, हम इसको यूं लिख सकते हैं और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। मतलब आप चाहे इन पे ब्रैकेट लगाओ चाहे इन पे ब्रैकेट लगाओ, वो एक ही बात है। लेकिन ध्यान से समझना इधर, मान लो मैंने फर्स्ट वाला लिया, आंसर दोनों से सेम आएगा। मान लो मैंने ये वाला लिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, वो हमने निकाल लिया। फिर ये जो ए है ये आपके पास ये रहा, यानी हम इसके और इसके पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अब मैं पेयर वर्ड बोलूंगा तो गलत होगा, इसको मुझे ट्रिपलेट बोलना चाहिए। देखो इधर मैं 1 का इधर 1 1 से लूंगा तो इस तरह लिखेंगे, देखो 1 1 1, ठीक है। फिर 1 का ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला ए है और सेकंड वाला ए क्रॉस ए है, तो इसका इसके साथ बना दिया ट्रिपलेट। अब इसका इसके साथ बनाएंगे 1 1 2, फिर 1 2 1, समझ आ रहा है, फिर 1 2 2, थोड़ी जगह का मैं इधर लिख देता हूं। अब 2 का बनाएंगे इन सब के साथ, 2 1 1 2 1 2, फिर 2 का इससे बनाएंगे तो 2 2 1 एंड लास्ट इज 2 2 2। समझ आ गया इतना? अच्छा एक बात और, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता उसी मेथड से लगेगा जैसे उनमें लग रहा था। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें 2, इसमें 2, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का क्यूब, यानी 8 एलिमेंट्स आएंगे। आप चेक कर लो, इसमें 8 आ रहे हैं। समझ आ गया? ये है ए क्रॉस ए निकालने का मेथड। अब मैं फोर्थ मेथड लिख रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन लिखो पहले। मान लो ए क्रॉस ए पूछ लिया। अब ध्यान से समझना, ए क्रॉस ए। अब मैंने अगर इसको यूं लिख दिया ए क्रॉस ए, तो ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। फिर अच्छा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ए क्रॉस ए, मतलब ब्रैकेट चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, दोनों ही सही है। लेकिन एक गलती मत करना, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको पहले कर दें, ए क्रॉस बी, ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ये नहीं कि इसको पहले इधर कर दो इसको बाद में कर दो। क्यों? हमने बताया था ना, कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उल्टा पुल्टा होता ही नहीं है, फिर कर कैसे दोगे? इसीलिए इसको ये तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते। अब इनमें से हमें किससे बेनिफिट होगा हम उसको ले लेंगे। देखो बी क्रॉस से पहले निकालना पड़ेगा और बी क्रॉस से हमने नहीं निकाला, फिर टाइम वेस्ट होगा। ए क्रॉस भी हमने निकाल रखा है, तो इससे हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं इन दोनों में से इसका यूज़ करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी पर ब्रैकेट लगा दिया और क्रॉस में ए लिख दिया। अच्छा अब आंसर निकालने से पहले अगर पता करना हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो ए में कितने हैं 2, बी में कितने हैं 2 और ए में कितने हैं 2, तो 8 आंसर आएंगे, मतलब 8 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। ये रफ वर्क है, इसको हटा दिया। अब ए क्रॉस बी ये लिखा हुआ, ए आपके सामने ये लिखा हुआ। अब ध्यान रखना है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, तो हम यहां से ए क्रॉस बी से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे लेंगे, उसको सेकंड नंबर पे। तो पहले हम 1 3 का 1 से बनाते हैं, 1 3 1। फिर हम 1 3 का 2 से बना लेते हैं, 1 3 2। अब 1 4 का 1 से बनाएंगे, 1 4 1। फिर 1 4 का 2 से बना लें, 1 4 2। फिर 2 3 का 1 से, 2 3 1। फिर 2 3 का 2 से, 2 3 2। अब लास्ट में 2 4 का 1 से, 2 4 1 और 2 4 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है इतना बेटा, आगे पीछे नंबर्स को लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये वाली ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, ये वाली ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई ये सोचे सर अगर हम पहले इसके सारे पेयर बना लेते 1 के साथ, जैसे 1 3 1 1 4 1 2 3 1 2 4 1,
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर यही आएगा। ये हमने ट्रिपलेट वाला भी सीख लिया और पेयर वाला भी। आपके सिलेबस में वैसे पेयर वाले ज़्यादा पूछते हैं। अब जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसमें यस इधर इरेज करके इधर बता देता हूँ। देखो ये नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? यस समझो। अब मान लो मैं ऑर्डर्ड पेयर के कुछ क्वेश्चंस इस तरह से लिख दूँ। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपको आता है। क्या? इफ़ 2x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 कॉमा 1, कुछ भी ले लिया ऐसे ही, देन फाइंड x एंड y। अब देखो क्या करने वाले हैं। ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर और बीच में क्या है? इक्वल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर वो इक्वल हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। कब? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर a कॉमा बी इक्वल टू a कॉमा बी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। अब आपको यहाँ बता दिया कि ये इक्वल है, इसका मतलब सीधा यहाँ पर एक ही बात स्ट्राइक करती है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम होगा, सेकंड वाला सेकंड के, तभी तो इक्वल हो सकते हैं, उसके अलावा कभी होते ही नहीं। तो 2x प्लस 1 इक्वल होगा 5 के, y माइनस 2 इक्वल होगा 1 के। हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग सेम होते हैं। ट्रिपलेट में भी ऐसा ही होता है। मान लो यहाँ a b c हो और यहाँ पर इक्वल हो, तो यहाँ फर्स्ट a ही होना चाहिए, सेकंड b होना चाहिए, थर्ड c। हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कंपेयर होंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। तो देखो 1 को उधर लेके जाएंगे, 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 और इधर से y की वैल्यू 3। यही पूछा था हमें, समझ आ गया अच्छे से? इसके बाद ये भी इरेज कर दूं? यस। अब क्वेश्चन देखो। अब मान लो मैंने इस तरह से कह दिया, अगला क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b इक्वल्स टू। अब ध्यान से समझना, जैसे मैं लिख दिया 4,6 4,11 और इधर मैं लिख दिया 5,6 5,11। अब आपसे पूछ लिया देन फाइंड a एंड b, मतलब इस बार क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब तक आपको सेट गिवन होते थे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद बनाते थे। इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, सेट हमें बताने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर तक का, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। आपको खुद ही पता लग गया होगा अब तक आंसर। क्या? जब आपको ये बता चुके हैं कि फर्स्ट जो सेट होता है उसके एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे होते हैं, तो इसका मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? फर्स्ट वाले सारे होंगे, 4 4। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप गलती कर रहे हो, आप ही बताते हो फिर आप ही गलत करते हो। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो यहाँ से हटेगा 4। एक बार ही लिखेंगे, 4 4 का मतलब एक बार ही आएगा, फिर 5 5 का मतलब एक बार आएगा। 6 मत लिख देना। ए फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट देखने हैं। अब बी सेकंड नंबर पे है, सेकंड एलिमेंट में 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 11। समझ आ गया अच्छे से? ये इस क्वेश्चन का आंसर है और 1 नंबर तक पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन। क्लियर हो गया अच्छे से ना? अब इसके बाद मैं यहाँ इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। यस देखो इधर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ A has 5 elements and NB equals to 2, then find N A क्रॉस B। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। अब तो बता देना चाहिए आपको क्योंकि इतना सारा कुछ सीख लिया आपने। यस बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, शाबाश। देखो इधर चेक करो, एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 5 × 2 यानी 10 एलिमेंट्स होंगे, तो एन ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा 5 × 2 दैट इज 10। आ गया समझ में? करो इसको नोट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ध्यान रखना अगर फॉल्स है तो बात कर रहे हैं, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली।
अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, 3 पार्ट्स हैं टोटल। फर्स्ट है P इक्वल्स टू एम एन एंड Q इक्वल्स टू एन एम, देन P क्रॉस Q इक्वल्स टू एम एन एन एम। मतलब आपसे पूछें ये करेक्ट है या नहीं है। यस, दिखने से ही पता लग रहा है दिस इज फॉल्स। रीज़न क्या दे रहे हैं, देखो आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं P क्रॉस Q। P हमारे पास ये है, एम एन और Q है ये, तो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट पेयर बनेगा एम एन का, सेकंड बनेगा एम एम का, थर्ड बनेगा एन एन का, और फोर्थ बनेगा एन एम का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। वैसे भी चेक कर सकते थे, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए थे, तो यहाँ 2 ही दे रखे हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। अब ये कह रहे हैं अगर फॉल्स होगा तो री राइट द स्टेटमेंट करेक्टली, तो इसको करेक्ट करके लिखना है, तो ये करेक्ट करके हमने लिख दिया। मतलब ये लाइन आप पहले लिख दो या बाद में, एक ही बात है वो। अब ये चेक करो, ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, दोनों ही खाली नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ है, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी। ये भी थोड़ी देर पहले नोट में बताया था। क्या, यहाँ लिख देता हूँ, अगर ए नॉट इक्वल्स टू 5 हो और बी भी नॉट इक्वल्स टू 5 हो, तो ए क्रॉस बी भी 5 नहीं हो सकता। दोनों में जब एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में तो पक्का ही आएंगे। तो ये यही लिख रहे हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई वेयर या सच दैट x बिलोंग्स टू ए का मतलब फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, जब a और b नॉन एम्प्टी है तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी होगा, और उसमें पेयर कौन से होंगे, x, y की फॉर्म में, जिसमें x फर्स्ट सेट में होगा और y x जो होगा वो फर्स्ट सेट का और y जो होगा वो सेकेंड सेट का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जब ट्रू है तो कोई रीज़न अलग से कुछ नहीं लिखना, बस ठीक है, ये इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इतना आने के बाद, हाँ वैसे साइड में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, वी नो, क्या पता है आप लोगों को, इफ ए नॉट इक्वल्स टू 5, बी नॉट इक्वल्स टू 5, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेकिन वो एक्स वाई वाली बात इसमें हमने नहीं लिखी, वो तो हमें पता ही है। अब इतना आने के बाद थर्ड नंबर आंसर, पहले आप ये बताओ, हम इसको देखो, ये कहते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, फर्स्ट चैप्टर जो था आपका सेट्स वाला, वो अगर रीड किया तो आपको इंटरसेक्शन का मतलब पता होगा, कॉमन होता है ये। सबसे पहले हम लिखते हैं, ए बाद में लिखेंगे, चलो, बी इंटरसेक्शन 5, बी आपके पास 3, 4 है। जब आप 3, 4 और 5 में कॉमन ढूंढोगे, मतलब इंटरसेक्शन, तो उसका आंसर 5 आएगा। क्यों, एम्प्टी सेट के साथ किसी का ही कॉमन ले लो, एम्प्टी ही आता है। अब जो चेक करना है, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसका आंसर हमने निकाल लिया, 5 आ रहा है। और ये बात हमने थोड़ी देर पहले अभी नोट में लिखी थी, अब तो इरेज कर दी, कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एम्प्टी होगा। दिस इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ आ गया आपको, कर लो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक बार इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।